नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द रिपब्लिक क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के आया हूं जिससे संबंधित पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए, अन्य राज्यों की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए, UP-SSC के एग्ज़ाम्स एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इन टॉपिक्स को। वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिए। लास्ट में अगर वीडियो आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि आप सही प्लेटफॉर्म पे सही दिशा में हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें आज हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU भी कहा जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर क्या कहाँ है और ये संगठन का मुख्य कार्य क्या है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इस अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की अगर स्थापना की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 28 जुलाई 1919 को हुई थी। और ये 28 जुलाई 1919 को कहाँ पर हुई थी, तो वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ये हुई थी आपकी ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की क्या है, राजधानी है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल होगी, बेल्जियम की। ये बेल्जियम यूरोप का एक देश है, ठीक। इसका अगर मुख्यालय की हम लोग बात करें, अर्थात हेडक्वार्टर्स की बात करें, IAU की हेडक्वार्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपका पेरिस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पेरिस। और पेरिस आप लोग जानते हैं फैशन की नगरी, जो कि फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस में है। इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो इसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जो खगोल विज्ञान है उसका विकास करना, उसको प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का। इसके सदस्य देशों की संख्या अगर देखी जाए तो प्रेजेंट टाइम में इसके सदस्य देशों की संख्या 82 है। कितनी है, 82 है। इसके जो आम सभा है, IAU की जो आम सभा है, इसकी बैठक 3 वर्ष पर होती है। मतलब इसके आम सभा की बैठक कितने वर्ष पे होती है, आम सभा की बैठक ये 3 वर्ष के अंतराल पर होती है, 3 वर्ष पर होती है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी आम सभा की बैठक 3 वर्ष पर होती है। इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, इसकी जो पहली बैठक हुई थी, स्थापना 1919 में हुई थी, लेकिन आम सभा की पहली बैठक, प्रथम बैठक ये हुई थी आपकी 1922 में। प्रथम बैठक कब हुई थी, 1922 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी रोम में। कहाँ पर, रोम, जो कि इटर्नल सिटी है इटली का, ठीक है, इटली में। पहली बैठक 1922 में रोम में हुई थी। अभी हाल ही में इसकी आम सभा की बैठक हुई थी, वो बैठक 2018 में। कब, 2018 में 30वीं बैठक थी। 30वीं बैठक थी, 30वीं बैठक हाल ही में 2018 में हुई थी। और ये बैठक कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी वियना में। वियना कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया का एक कैपिटल है, जो कि यूरोप का देश है, वियना, ऑस्ट्रिया में। अभी ये आपका करंट से क्वेश्चन हो गया कि IAU की अभी हाल ही में कौन सी बैठक हुई थी, तो वो 30वीं बैठक हुई थी। और कब हुई थी, 2018 में। कहाँ पर हुई थी, वियना में हुई थी। और वियना कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगामी जो इसकी बैठक होगी तो 2018 में अभी हाल ही में हुई है, आगामी कब होगी, 2021 में होगी। तो इसकी जो है 31वीं बैठक
जो आगामी बैठक होगी 31वीं बैठक ये 2021 में होगी। और ये कहाँ पर होगी? तो इसकी जो आगामी बैठक है वो दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में होगी। कहाँ पर होगी? बुसान में होगी। और ये बुसान दक्षिण कोरिया का एक शहर है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्यों? क्योंकि अभी इसमें और भी चीज़ें मेंशन करनी बाकी है। देखिए, इस संगठन के द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य 20 जुलाई 2019 को 20 जुलाई 2019 को चंद्रमा पर मानव के पहुंचने के 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। मतलब चंद्रमा पर मानव 20 जुलाई 1969 को पहुंचा था, इसीलिए 20 जुलाई 2019 को चंद्रमा पर मानव के पहुंचने के 50 वर्ष पूरे हुए। आइए थोड़ा सा देखते हैं, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 20 जुलाई 2019 करंट का क्वेश्चन है। 20 जुलाई 2019 को चंद्रमा पर मानव के पहुंचने के 50 वर्ष पूरे हुए। कितने? 50 वर्ष पूरे हुए चंद्रमा पर मानव के पहुंचने के। अब चंद्रमा पर मानव सर्वप्रथम कब पहुंचा था वो डेट भी ध्यान रखिएगा। तो सर्वप्रथम मानव चंद्रमा पर पहुंचा था 20 जुलाई 1969 को। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस डेट में पहली बार जो है अमेरिका द्वारा चंद्रयान अपोलो 11, कौन सा चंद्रयान था? अपोलो 11 को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था। किस डेट में? 20 जुलाई 1969 को। और इसी डेट में चंद्रमा पर पहली बार मानव पहुंचा था। अब चूंकि अपोलो 11 अंतरिक्षयान ये जो था ये 20 जुलाई 1969 को पहुंचा था। ये अपोलो 11 अंतरिक्षयान ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसको भेजा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के ये जो अपोलो अभियान था ये नासा, आप लोग नासा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये अपोलो अभियान नासा के द्वारा भेजा गया था। नासा के द्वारा ये अपोलो अभियान प्रक्षेपित किया गया था फ्लोरिडा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पर कैनेडी स्पेस सेंटर है। और ये कैनेडी स्पेस सेंटर जो है ये मैरिट द्वीप पर है। कहाँ पर है? मैरिट द्वीप पर है। तो वहीं से अपोलो मिशन को जो है प्रक्षेपित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नासा द्वारा इस अपोलो अभियान को फ्लोरिडा एक प्रांत है अमेरिका का, और उस प्रांत में एक कैनेडी स्पेस सेंटर है। कैनेडी स्पेस सेंटर, और इस कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो अंतरिक्षयान को जो है प्रक्षेपित किया गया था। ये कैनेडी स्पेस सेंटर जो है मैरिट द्वीप, किस द्वीप पर है? मैरिट द्वीप पर स्थित है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया जाता है कि कैनेडी स्पेस सेंटर किस द्वीप पर है? मैरिट द्वीप पर। और मैरिट द्वीप फ्लोरिडा में अवस्थित है, अर्थात यूएसए में। यहाँ से नासा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि नासा इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये जो है यूएसए की अंतरिक्ष स्पेस रिसर्च करने वाली एक एजेंसी है। अंतरिक्ष अनुसंधान करने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका की एक एजेंसी है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 जुलाई। इसकी स्थापना 1958 अर्थात इसकी स्थापना 28 जुलाई 1958 को किया गया था। इसकी जो मुख्यालय है, नासा का जो हेडक्वार्टर है
वो है वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? नासा का मुख्यालय हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो अपोलो 11 अंतरिक्ष यान गया था, ये सामानव अंतरिक्ष यान था। क्या था? सामानव अंतरिक्ष यान था। इससे पूर्व अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजा जा चुका था और वो भेजा गया था सोवियत संघ रूस के द्वारा। सोवियत संघ रूस, USSR, सोवियत संघ रूस के द्वारा इससे पूर्व, अपोलो से पूर्व अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेजा गया था, जिसका नाम था लूना सेकेंड। क्या नाम था? लूना सेकेंड। ये अपोलो से पूर्व गया था, लेकिन ये चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था, जबकि चंद्रमा पर पहुंचने वाला सामानव अंतरिक्ष यान जो है अपोलो 11 था, जिसे अमेरिका द्वारा भेजा गया था। इस अपोलो 11 के द्वारा 3 यात्री गए थे चंद्रमा पर। कितने? 3 अंतरिक्ष यात्री थे। 3 अंतरिक्ष यात्री, इनका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक थे नील आर्मस्ट्रांग, दूसरे थे माइकल कॉलिंग्स, तीसरे थे एडविन बज एल्ड्रिन। तो ये 3 अंतरिक्ष यात्री थे जो चंद्रमा पर गए थे। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के जिस क्षेत्र में उतरा था, अर्थात ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा के जिस क्षेत्र में पहुंचा था, उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। तो ये चंद्रयान अंतरिक्ष यान चंद्रमा के जिस सतह पर पहुंचा था, उसको क्या कहा जाता है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है क्या? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी वो क्षेत्र है जहां पर अंतरिक्ष यान अपोलो 11 चंद्रमा के जिस क्षेत्र में पहुंचा था। इस तरीके से चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो बना वो था नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो था, ये चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति बना। ये इस मिशन का कमांडर भी था, अर्थात अपोलो 11 मिशन का कमांडर भी यही था, नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा व्यक्ति जो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला बना वो था आपका एडविन एल्ड्रिन। क्या नाम था? एडविन एल्ड्रिन। ये प्रथम थे और दूसरे व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन थे। एल्ड्रिन ये दूसरे व्यक्ति थे जो चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। एडविन एल्ड्रिन पायलट थे, ये कमांडर थे इस मिशन के। बात करते हैं चंद्रमा पर एक एटकेन बेसिन है। क्या है? एटकेन बेसिन। ये एटकेन बेसिन क्या है? एटकेन बेसिन, ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटकेन बेसिन जो है ये चंद्रमा का सबसे बृहद क्रेटर है। क्या है? चंद्रमा का सबसे बृहद क्रेटर है एटकेन बेसिन, और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और चंद्रमा का सबसे बृहद क्रेटर अगर पूछा जाए तो उसका नाम है एटकेन बेसिन, और चंद्रमा पर कहाँ अवस्थित है? तो उसके दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित है। चंद्रमा का जो परिक्रमण पथ होता है वो पृथ्वी की तरह दीर्घ वृत्ताकार होता है।
चंद्रमा का परिक्रमण पथ कैसा होता है? पृथ्वी की तरीके से दीर्घ वृत्ताकार होता है। इससे संबंधित एक चीज आप लोग याद रखिएगा, सेलेनोलॉजी। क्या है? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी जो क्या है ये देखिए, चंद्रमा के सतह का अध्ययन करना हो या उसके आंतरिक भाग का अध्ययन करना हो तो ये अध्ययन सेलेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात चंद्रमा के सतह का अध्ययन या चंद्रमा के आंतरिक स्थिति का अध्ययन करना हो तो वो किसके अंतर्गत किया जाता है? सेलेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पे जो चट्टानें पाई जाती हैं, चंद्रमा पे जो चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों में सबसे ज़्यादा जो है टाइटेनियम, कौन से चट्टान? टाइटेनियम की जो है मात्रा बहुत अधिक होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में टाइटेनियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये टाइटेनियम एक संक्रमण धातु है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करते हैं एक श्लोक की। देखिए श्लोक ये है, चंद्रमा मनसो जाता चछो सूर्यो अजायत। क्या है? लिख देता हूं मैं। चंद्रमा मनसो जाता चछो सूर्यो अजायत। ये कई बार पूछा गया है कि ये जो है किस वेद में है। तो आप लोग जानते हैं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो है सूक्त चंद्रमा मनसो जाता चछो सूर्यो अजायत, ये किस वेद में होगा? तो ये होगा आपका ऋग्वेद। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। बिल्कुल याद रखना, ये जो है ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में जो है 10वें मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। किसमें? पुरुष सूक्त। तो अब यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है, किस वेद में है, किस मंडल में है और किस सूक्त में है। तो ये जो है सूक्त चंद्रमा मनसो जाता चछो सूर्यो अजायत, ये ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है और पुरुष सूक्त में। इसका अर्थ क्या हुआ ये चीज़ जान लेते हैं। देखिए इसमें एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। क्या किया गया है? विराट पुरुष की कल्पना की गई है और उस विराट पुरुष के मन से, विराट पुरुष के मन से चंद्रमा नेत्र से सूर्य, कान से प्राण एवं वायु, प्राण एवं वायु तथा मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव माना जाता है। समझ में आया? इसमें जो है मन से चंद्रमा की उत्पत्ति मानी जाती है, उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा का प्रादुर्भाव, उस विराट पुरुष के मन से नेत्र से सूर्य का प्रादुर्भाव, कान से प्राण एवं वायु का प्रादुर्भाव और मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव माना जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं। अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं सागरीय लवणता। क्या है? सागरीय लवणता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। देखिए सबसे पहली चीज़ तो हम लोग ये जानते हैं कि सागरीय लवणता का प्रमुख तत्व कौन सा है या जन्मदाता तत्व कौन सा है, किसके कारण सागरीय लवणता होती है या है। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखा जाए तो प्रमुख जो तत्व है वो है सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, आदि एटसेट्रा। कई सारे तत्व हैं जो सागरीय लवणता को जन्म देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सा तत्व है, अर्थात सागरीय लवणता में सर्वाधिक मात्रा कौन से तत्व की पाई जाती है, तो वो है आपका सोडियम क्लोराइड। सागरीय लवणता में सबसे ज्यादा जो है किसकी मात्रा पाई जाती है, तो वो है सोडियम क्लोराइड। कितने प्रतिशत, तो अकेले ये 77.8% भाग सागरीय लवणता में उपस्थित होता है। मतलब टोटल सागरीय लवणता का सोडियम क्लोराइड 77.8% भाग जो है लवणता इसकी विद्यमान रहती है। इसके बाद दूसरा जो प्रमुख तत्व है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये जो है 10.9% होता है सागरीय लवणता में। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। औसत सागरीय लवणता की बात करते हैं, कितना औसत सागरीय लवणता, औसत सागरीय लवणता की अगर हम लोग बात करें तो औसत सागरीय लवणता होती है 35। अब ये 35 क्या होती है, देखिए औसत सागरीय लवणता 35 होती है। इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोग्राम सागरीय जल में कितना, 1 किलोग्राम सागरीय जल में 35 ग्राम लवण विद्यमान होता है। अर्थात 1 किलोग्राम सागरीय जल में 35 ग्राम साल्ट उपस्थित होता है और उसको औसत सागरीय लवणता कहते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्र आप लोग समझ रहे हैं, ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र, ये ध्रुवीय क्षेत्र। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो सागर की सतह का लवणता होती है, सागर की सतह की लवणता कम होती है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। ध्रुवीय क्षेत्रों में सागर सतह की लवणता कम होती है। अब कम क्यों होती है ये चीज़ भी जान लीजिए, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बर्फ़ पिघलते रहते हैं और वो जल समुद्र के जल में या सागर के जल में मिलता रहता है, जिससे ध्रुवीय क्षेत्रों में सागरीय सतह के जल का लवणता कम होती है। यहाँ पर अब बात किया जाए कि क्या सागर की गहराई बढ़ने पर जो है लवणता बढ़ती है या घटती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सागर की गहराई बढ़ने पर लवणता बढ़ती है। जैसे जैसे सागर की गहराई बढ़ती है, गहराई में वृद्धि होने पर लवणता बढ़ेगी, लवणता बढ़ती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मध्य अक्षांशों की अगर बात करते हैं, मध्य अक्षांश समझ रहे हैं ना आप लोग, मध्य अक्षांश, हाँ ये मध्य अक्षांश आपका, मध्य अक्षांशों की अगर हम लोग बात करें तो मध्य अक्षांशों में पहले गहराई बढ़ने पर लवणता बढ़ती है, उसके बाद फिर गहराई बढ़ने पर लवणता घटने लगती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि 24.7%, कितना 24.7 से अधिक, 24.7 से अधिक लवणता वाले जल को जो है ब्रैकिश वाटर या खारा जल कहा जाता है। कितना 24 नीचे दिख रहा है कंप्यूटर जी, हाँ, तो 24.7 से अधिक, 24.7 से अधिक लवणता वाले जो है जल को खारा जल कहा जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा। विश्व के जो जलीय निकाय हैं, विश्व के बड़े बड़े जलीय निकायों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा लवणता जो है वो
तुर्की की वान झील में पाई जाती है। कौन से झील में? वान झील। और ये वान झील कहाँ पर है? तो ये तुर्की में है। और विश्व के जलीय निकायों में सबसे ज़्यादा लवणता इसी तुर्की की वान झील में पाई जाती है। अब इसकी लवणता कितनी है? तो इसकी लवणता 330 है। कितनी है? 330। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, तुर्की के वान झील की लवणता 330 है, अर्थात इस झील के 1 किलोग्राम जल में 330 ग्राम लवणता विद्यमान है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि मृत सागर, जो जॉर्डन में अवस्थित मृत सागर ये जॉर्डन में अवस्थित है और इसकी लवणता 238 है। कितनी है? 238। तो ये था सागरीय लवणता से महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स। इसके बाद हम लोग जो है इसमें जो है आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड बिल्कुल याद रखिएगा, सागरीय जल की लवणता का प्रमुख जन्मदाता तत्व है और सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में यही विद्यमान होता है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। कभी कभी क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड हटा देते हैं, ऑप्शन में नहीं देते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और ये सब दे देते हैं। उसमें आप लोग को मैग्नीशियम क्लोराइड लेना है सोडियम क्लोराइड के बाद। और विश्व में सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है? तो तुर्की की वान झील में। और कितने प्रतिशत कितना है? तो इसकी लवणता 330 है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, मैंने वो नासा बताया था, नासा के बारे में, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएसए की स्पेस रिसर्च एजेंसी है, उसका मैंने स्थापना जो है 28 जुलाई 1958 बताया था, जबकि 28 जुलाई नहीं 29 जुलाई 1958 कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, 29 जुलाई 1958। अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट 2018। कौन सा? अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट 2018। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए। ये जो अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट 2018 है, ये प्रधानमंत्री द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा 29 जुलाई 2019 को, कब? 29 जुलाई 2019 को जारी किया गया। 29 जुलाई 2019 को जारी किया गया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस। अर्थात विश्व बाघ दिवस के अवसर पर जो है ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई। वर्ष 2006 से, ये चीज़ ध्यान रखना, वर्ष 2006 से प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर, कितने वर्ष के अंतराल पर? 4 वर्ष के अंतराल पर ये बाघ गणना रिपोर्ट जारी की जाती है। तो कब से? 2006 से 4 वर्षों के अंतराल पर। कितने? 4 वर्षों के अंतराल पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाघ गणना रिपोर्ट कितने वर्ष पे जारी की जाती है? कितने वर्षों पे? 4 वर्षों पे। तो इसका मतलब 2018 की रिपोर्ट आई है 2019 में, तो इससे पहले वाली पूर्व रिपोर्ट 2014 में आई होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि विगत वर्ष से, विगत रिपोर्ट से, जो पिछली रिपोर्ट थी उससे और अब की रिपोर्ट 2018 अर्थात 4 वर्ष के अंतराल में भारत में बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की? 33। अर्थात 2014 की रिपोर्ट से और 2018 की रिपोर्ट में भारत में बाघों की संख्या में कितने परसेंट वृद्धि हुई? 33% की वृद्धि हुई। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, 33% की वृद्धि हुई। 2014 से 2018 के बीच में भारत में कुल बाघों की संख्या की अगर हम लोग बात करें, कुल बाघों की संख्या में, बाघों की संख्या, तो 14 से 18 के बीच
अगर देखा जाए तो 33% की वृद्धि हुई। 2018 में बाघों, इस रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या भारत में 2967 थी। कितना? 2967 बाघ। भारत में बाघ कितने थे 2018 की रिपोर्ट के अनुसार? 2967 थे। अगर 2014 में इनकी संख्या कुल कितनी थी तो वो थी 2226 बाघ। कितने थे? ये तो 2018 में हुए। 2014 में अगर हम लोग देखें तो 2014 में भारत में कुल बाघ थे 2226। कितना? 2226 बाघ थे भारत में 2014 में, और 2018 में 2967 बाघ थे। अब राज्य वाइज हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ पाए गए हैं इस रिपोर्ट में, और 2014 में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ थे। तो वो चीज़ देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2018 में अगर देखें और 2014 में अगर देखें तो 2018 में सबसे ज़्यादा, अर्थात इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा बाघ वाला राज्य अगर देखा जाए तो वो मध्य प्रदेश बनकर उभरा। कौन? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ने टाइगर स्टेट का दर्जा पुनः हासिल किया। मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या 526 थी। कितना? 526 बाघ। मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघ पाए गए? 526। दूसरे नंबर पर कर्नाटका राज्य आता है। दूसरे नंबर पर कौन सा? कर्नाटका। कर्नाटका राज्य। और कर्नाटका राज्य में कुल बाघ जो पाए गए वो 524 बाघ। कितना? 524 बाघ। तीसरे नंबर पर आपका उत्तराखंड राज्य आता है। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कुल बाघ 442। कितना? 442। इसके बाद चौथे नंबर पे महाराष्ट्र राज्य आता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो चूंकि उत्तर प्रदेश से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आता है, तो 2018 में उत्तर प्रदेश में कुल बाघों की संख्या, उत्तर प्रदेश में कुल बाघों की संख्या 173। कितना पाई गई है? 173 पाई गई है। ये अलग से ध्यान रखिएगा। सबसे नंबर फर्स्ट पे मध्य प्रदेश है। 2014 को भी देख लेते हैं हम लोग। तो 2014 में सबसे ज़्यादा जो बाघ पाए गए थे वो पाए गए थे कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में। और कर्नाटका में 406 बाघ। 2014 में कितने बाघ थे कर्नाटका में? 406 बाघ। दूसरे नंबर पर जो राज्य था 2014 में वो था उत्तराखंड। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है बाघों की कुल संख्या 340 थी। कितना थी? 340 बाघ थी। और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश था। और मध्य प्रदेश में 2014 में बाघों की संख्या 308 थी। कितना थी? 308 बाघ थे। तो ये था 2018 और 2014 में। उत्तर प्रदेश की मैंने 2018 में बताई। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी थी? 173। 2014 में उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या अगर देखी जाए तो 117। कितने बाघ थे? 2014 में 117 थे, जो बढ़ करके कितना हो गए? 173 हो गए। अब अगर राज्यों में वृद्धि प्रतिशत देखा जाए कि किस राज्य में बाघों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज किया, तो वो दर्ज किया मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश राज्य ने बाघों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की। तो बाघों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि 2018 में करने वाला राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वृद्धि 71% हुई। कितने प्रतिशत? 71% की वृद्धि हुई बाघों की संख्या में। तो 2018 की रिपोर्ट में बाघों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला राज्य वो था मध्य प्रदेश। और कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 71%। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में जो है बाघों की संख्या में जो वृद्धि हुई वो 64% हुई। कितना?
64% की वृद्धि महाराष्ट्र ने बाघों की संख्या में किया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका मिजोरम और छत्तीसगढ़, दो राज्य मिजोरम और छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में गिरावट पाई गई। कौन से? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मध्य प्रदेश तथा मिजोरम, इन दो राज्यों में बाघों की संख्या, मध्य प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ तथा मिजोरम, इन दो राज्यों में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई, जबकि उड़ीसा में बाघों की जो संख्या थी वो यथावत बनी रही पूरी तरीके से। आपके 4 नेशनल बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं जो नेशनल पार्क, उनमें जो है एक भी बाघ नहीं पाए गए। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है आपका पलामू नेशनल पार्क, ये जो टाइगर रिजर्व है। इसके बाद डंपा है और बुक्सा है। पलामू झारखंड में है, बाघ आरक्षित क्षेत्र है नेशनल पार्क। डंपा मिजोरम में है और बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। पलामू, डंपा और बुक्सा, इन तीनों में जो है एक नेशनल पार्क्स में, चूंकि नेशनल पार्क्स हैं और टाइगर रिजर्व भी हैं, इनमें एक भी बाघ जो है नहीं पाए गए हैं। ये पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ साथ इसी क्रम में हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को। क्या चीज देखते हैं? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी वो केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम 1972, केंद्र सरकार द्वारा कौन से अधिनियम द्वारा? राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ये जो ये प्राधिकरण है, इसका कार्य ये है कि देश में बाघों और बाघों के निवास स्थानों का संरक्षण, उनका प्रबंधन करना है, इसका मुख्य कार्य था। इस प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है, वो चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है जो आपका पर्यावरण एवं मंत्री होते हैं, पर्यावरण एवं वनस्पति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अर्थात पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का जो मंत्री होता है, इस प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर को। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो की गई थी बाघों के संरक्षण के लिए की गई थी, और ये की गई थी 1 अप्रैल 1973 को। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा। और ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है, ये आपका उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बिल्कुल याद रखिएगा, कौन सा नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी। इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है, और ये कहाँ पर अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। भारत में अगर बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र, तो वो नल्ला मलाई श्रेणी में अवस्थित नागार्जुन सागर,
चूँकि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो वो पेंच है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र। और अगर सर्वाधिक विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र की हम लोग बात करें तो विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वो डंपा है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित डंपा। ठीक है, डंपा जो है नामदफा जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र होगा। भारत का सबसे दक्षिण बाघ आरक्षित क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो भारत का सबसे दक्षिण बाघ आरक्षित क्षेत्र आपका कालकड मुंडनथरई। क्या नाम है? कालकड मुंडनथरई, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट। और मध्य प्रदेश में जो है नवंबर महीने में वहाँ के नेशनल पार्क्स में एक महोत्सव मनाया जाता है जिसको मोगली महोत्सव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोगली महोत्सव। और ये मोगली महोत्सव मनाने का जो मेन पर्पज़ है, उद्देश्य है, वो बच्चों को प्रकृति के प्रति अपनत्व की भावना जो है उनके अंदर विकसित करना है। वर्ष 2011 को ध्यान में रखिएगा। वर्ष 2011 को जो है टाइगर वर्ष के रूप में मनाया गया, बाघ वर्ष के रूप में मनाया गया था। पूरी तरीके से कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर को में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये था आज आपका विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स और उससे रिलेटेड सारे चीज़ें। इसको आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।